All right, and now I will start the screen share. Or at least I will try to start the screen share. Okay, view slideshow. Yes. Great. अभी दिक्कत यह है कि क्योंकि मेरे पास आज एक ही स्क्रीन है, the Zoom recording, our panels will be somewhere on the slide, हाँ. which is fine. I can work around it. ठीक है, चलिए तो पहली बात तो सबको दिख रहा है स्लाइड्स? चलिए बढ़िया। तो अच्छा, चैट में किसी ने कुछ कहा है? अच्छा, अबूजा says yes. Okay, good, awesome. ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि शशि जी के स्कूल के बच्चे भी हैं, इवन दो हम देख नहीं पा रहे हैं उनको, और देवेंद्र जी We saw तो them है in the ही। beginning, so Yes, so I am assuming they're there. Great, cool. तो हम आज स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा ज्यादा बात करने वाले। हेलो, लास्ट वीक पिछले हफ्ते हमने स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सीखना स्टार्ट किया था, ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे। आज ज्यादा कुछ टॉपिक नहीं होगा, स्पेक्ट्रम पे ही हम पूरा फोकस करेंगे। थोड़ा सा ही चीज है, छोटा सा चीज है, बट उसको हम पूरा डिटेल में क्यों होता है, कैसे स्पेक्ट्रम बनता है, एटॉम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब एकदम थोड़ा थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझेंगे। तो टॉपिक एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, बट थोड़ा डिटेल में जाके आज हम कोशिश करेंगे चीजों को समझने की। बट उससे पहले हमेशा की तरह आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। लास्ट टाइम मुझे याद है आप सबने बोला था कि आप सबके पास कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आप सबको सब कुछ समझ आ गया था। तो मैंने कहा था अगर मैं पूछूं तो आप जवाब दे पाएंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन है, तो देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने जो चीज पे बात किया था उसके बेसिस पे क्वेश्चन ये है कि which are the emission lines in a spectrum। एक स्पेक्ट्रम जब हम देखते हैं, स्पेक्ट्रम मतलब एक इंटेंसिटी होता है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में वेवलेंथ होता है, जैसे कि यहाँ पे राइट हैंड साइड के जो ग्राफ है उसमें देख सकते हैं हम। तो स्पेक्ट्रम ऊपर नीचे से होता है, तो उसमें एमिशन लाइंस कौन से पार्ट को बोलते हैं? द ओवरऑल शेप ऑफ द स्पेक्ट्रम, उसको एमिशन लाइन बोलते हैं, या फिर जो शार्प पीक है कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, स्पेसिफिक कलर पे, उसको एमिशन लाइन बोलते हैं, या फिर जो शार्प ड्रॉप है, मतलब जो नीचे आता है कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, उसको एमिशन लाइन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से किन्हीं को भी एमिशन लाइंस नहीं बोलते हैं। तो क्या जवाब होगा, आप लोगों को क्या लगता है? शशि जी के स्कूल से कोई जवाब देना चाहेगा? पहले अनम्यूट कीजिए आप अगर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो। सर फोर्थ वाला, नॉन ऑफ द अबव। ओके, ठीक है। आपका नाम क्या है? सॉरी, भूल गया मैं। एकता। एकता, ठीक है। एकता कह रहे हैं नन ऑफ द अबव। और किसी को कुछ और जवाब देना है? देवेंद्र जी के स्कूल से कोई बोलना चाहेगा? सर सेकंड वाला। सेकंड वाला? सर हाँ जी, बोलिए। सर थर्ड वाला। अच्छा, तो किसी का कहना है सेकंड वाला, किसी का कहना है थर्ड वाला, ठीक है। और कोई नया कोई आंसर देना चाहेगा? कोई और आंसर लग रहा है किसी को? सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला मिल गया हमको, तो तीनों तो सही हो नहीं सकते, एक ही आंसर सही है। तो जिन लोगों ने कहा था लास्ट बार सब कुछ समझ में आ गया था, उनको समझ में नहीं आया, मतलब ये कैसी बात हो गई? आप लोगों ने सबने बोला था लास्ट टाइम कि आपको समझ में आया। किसी और को कोई और आंसर देना है सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अलावा? नहीं, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा म्यूट करता हूँ। ऑलराइट, तो आंसर देखते हैं। सॉरी, आंसर है सेकंड वाला। तो जिन्होंने भी कहा या जिन्होंने सोचा कि सेकंड वाला आंसर है, दे आर ऑल राइट। आई थिंक चैट में अबूजर ने बोला है नन ऑफ द अबव, बट वो भी सही नहीं था अनफॉर्चुनेटली। तो सही आंसर है कि एमिशन लाइंस उन जगह को बोलते हैं जिसमें जो स्पेक्ट्रम है वो शार्प पीक होता है। पीक मतलब एकदम वो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ठीक है। जैसे कि ये जो एग्जांपल है, ये जो राइट साइड में जो इमेज है, उसमें हम देख रहे हैं कि मान लीजिए हरा कलर में एक पीक है,
फिर पीले में एक पीक है, पीला ऑरेंज के आसपास एक पीक है, मतलब वो उस कलर में, उस वेवलेंथ में एक शार्प पीक है। तो ये जो पहाड़ जैसी, चट्टाने जैसी जो फीचर्स हैं, उनको हम एमिशन लाइंस बोलते हैं। ठीक है, और तो इसीलिए ये करेक्ट आंसर है। जो शार्प ड्रॉप है उसको हम एब्जॉर्प्शन लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एमिशन लाइन और एब्जॉर्प्शन लाइन कैसे होते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं। तो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है पिछले क्लास से लेके, कोई भी डाउट मन में आ रहा हो? मेरा एक क्वेश्चन है, सूर्य जो है वो सुबह और शाम को क्यों लाल दिखता है, दोपहर को क्यों नहीं दिखता? जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी नाइस क्वेश्चन। किसी को इसका जवाब आता है? किसी को पता है? हाँ जी, थैंक यू देवेंद्र जी। किसी और स्टूडेंट को इसका जवाब आता है कि जो सन जो है, सूर्य जो है, वो सुबह के और वो राइजिंग और सेटिंग के टाइम पे सुबह और शाम को लाल जैसा दिखता है, ऑरेंज दिखता है, बाकी टाइम लाल नहीं दिखता है। किसी को पता है ये क्यों होता है? नहीं पता? ओके कूल। तो इसका रीजन है, एक्चुअली द आंसर इज स्कैटरिंग। स्कैटरिंग मतलब बिखर जाना। ठीक है, लाइट के जो किरणें हैं वो एकदम एक पर्टिकुलर तरीके से बिखरते हैं जब वो हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू आते हैं। आप लोग को शायद याद होगा, हमने कुछ हफ्तों पहले डिस्कस किए थे कि जो भी स्टार है, अब सूरज भी तो एक स्टार है, उसका जो लाइट हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू जब आता है तब वो ऐसे 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 घूम जाता है रिफ्रैक्शन की वजह से। कभी इधर घूमता है, कभी इधर घूमता है, इसीलिए स्टार हम ट्विंकल करता है, चमकता है आसमान में। तो सिमिलर इफेक्ट है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट सिमिलर इफेक्ट है, जहां पे जब सूरज से जब लाइट एटमॉस्फेयर के थ्रू आता है तब उसका जो अलग अलग कलर है, सूरज का जो रोशनी है, जैसे कि हमको अभी पता चल रहा है कि कोई भी सफेद लाइट, उसका उसको बहुत सारे कलर में हम ब्रेक कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे इंद्रधनुष बन जाता है, राइट, एकदम नील से लेकर लाल तक। तो बहुत सारे कलर्स सूरज के लाइट में होता है, बट जब वो एटमॉस्फेयर के थ्रू जाता है, थ्रू जब ट्रैवल करता है, तब कुछ कुछ कलर ऐसे बिखर जाता है, ऐसे खो जाते हैं, और जो नहीं खोते हैं, जो नहीं बिखरता है, वो हम तक फाइनली पहुंचता है। तो ऐसा है कि जो नील कलर है, ब्लू, वायलेट, ऐसे साइड का जो कलर है, वो ज्यादा इजीली स्कैटर हो जाते हैं, मतलब वो बिखर जाते हैं, वो खो जाते हैं जब वो सूरज का लाइट एटमॉस्फेयर में ट्रैवल कर रहा है। क्योंकि वो नील लाइट खो गया, नील, ग्रीन, येलो ये सब खो जाते हैं मोस्टली, तो क्या रह जाता है, वो ऑरेंज या रेड पार्ट जो है वो रह जाता है, तो फाइनली वो आके हमारे आंख में जाते हैं। तो ये इसीलिए सूरज लाल लगता है। अब सवाल यह है, तो ये फिर बस सुबह और शाम के टाइम को ही क्यों लाल लगता है, बाकी दिन, पूरे दिन क्यों नहीं लाल लगता है? इसका जवाब, इसका रीजन ये है, इसका कारण ये है कि एकदम सुबह और शाम के टाइम में सूरज होराइजन के बिल्कुल नजदीक होता है। होराइजन मतलब जो सीमा रेखा होता है, राइट, उसके बिल्कुल नजदीक, वहीं से ऐसे सनराइज हो रहा है, और दूसरी तरफ जब शाम के टाइम पे वहीं पे सनसेट होता है। जब सूरज होराइजन के एकदम नजदीक होता है, उसका मतलब सूरज का जो लाइट है वो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर के थ्रू आना पड़ रहा है। ठीक है, अगर सूरज एकदम सर के ऊपर है तो वो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के थ्रू आता है। अगर सूरज बहुत ज्यादा आसमान में नीचे है, मतलब उसका जो लाइट है वो बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर क्रॉस करना पड़ रहा है हम तक पहुंचने के लिए। तो जितना ज्यादा देर तक वो लाइट एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कर रहा है, उतना ही वो ब्लू लाइट खोता जाता है, तो उतना ही वो रेड बनता जाता है, जो बचा हुआ होता है वो रेड होता है। तो क्योंकि सूरज सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे सबसे ज्यादा देर तक वो लाइट एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैवल करता है, इसीलिए सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे सबसे ज्यादा मात्रा में ब्लू लाइट खो जाता है, स्कैटर हो जाता है, और रेड लाइट रह जाता है जो कि हमको दिखता है। बाकी दिन के टाइम में, दोपहर के टाइम में सूरज एकदम सर के ऊपर होता है, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर क्रॉस करना होता है लाइट को, ज्यादा एटमॉस्फेयर क्रॉस करना नहीं होता। इसीलिए वो जो ब्लू लाइट जो खोने का जो मामला है वो उतना नहीं हो पाता है। तो ब्लू लाइट भी रहता है, येलो, ब्लू, ग्रीन सब लाइट रहता है, इसीलिए उसको हम ऐसे रेडिश नहीं लगता है। ठीक है,
आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो आई वुड आई डोंट नो, would you want to summarize this, Shweta? Because I Yeah, think I this is a was very just thinking it's a good thing to summarize. yeah. Okay. So there was a question that asked if why we see sunset and sunrises as a red color, but the rest of the day you see it as blue. And the reason for this is the scattering effect. So a smaller wavelength like blue scatters more than a bigger wavelength like red or orange. This phenomena is called the Rayleigh scattering. So essentially what happens is that in the day you have when the sun is overhead, it travels the light from the sun travels a much less has to travel a much smaller section of the atmosphere compared to when the sun is at the horizon. So you're thinking about something like this versus something that's crossing the atmosphere all the way through, right? So when the sunlight is crossing the atmosphere during the horizon, it has to pass through a large amount of atmosphere. So there is a large amount of time for it to get scattered. And so the only lights that that reaches you are the red and the yellow and orange, so the higher end of the wavelength, whereas the blue gets scattered. So the opposite happens when you're seeing it from in the noon, because blue light scatters, and that is why you see it better, because you're looking at something that's coming head on. So that's why you see the sky blue in the daylight, but you see it as red or yellow or orange at sunset and sunrise. Yes, yeah, you can take over then. थैंक यू श्वेता। ऑलराइट, तो इसी के साथ मैं आई थिंक एक और बात जोड़ना चाहूंगा इसी सवाल के जवाब के साथ कि जहां तक मेरा ख्याल है आप लोगों ने, और एटलीस्ट आप में से ज्यादातर लोगों ने, इफ नॉट एवरीवन, लास्ट हफ्ते था ना द लूनर इक्लिप्स, राइट? तो आप सबने देखा होगा, मुझे पता है देवेंद्र जी डेफिनेटली देखे थे। आप उन्होंने स्कूल के वहाँ पे टेलीस्कोप से बहुत अच्छा अरेंजमेंट भी बनाए थे, हमारे साथ वीडियो फोटो शेयर किया आप लोगों ने। तो आप में से स्टूडेंट्स में से जिन जिन लोगों ने पिछले हफ्ते ये जो लूनर इक्लिप्स हुआ वो अगर आप देखे होंगे तो आपको देखा होगा कि वो जो मून था इक्लिप्स के दौरान, ग्रहण के दौरान, वो एकदम रेड या ऑरेंजिश दिख रहा था। दिख रहा था कि नहीं? किसी को याद है कैसा दिख रहा था? यस सर, रेड दिख रहा था। रेड दिख रहा था। तो वो रेड एकदम सेम रीजन के लिए दिख रहा था जिस रीजन के लिए सन रेड दिखता है जब वो आसमान में नीचे रहता है। क्योंकि जब जब मून एकदम जब अर्थ एकदम मून और सन के बीचों बीच आ गया, इसीलिए जो इक्लिप्स हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, तो सन का जो लाइट है वो डायरेक्टली मून तक नहीं पहुंच पा रहा है। बट जो सन का लाइट है वो अर्थ से, मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ठीक है, और सन के लाइट इस तरफ से आ रहा है, तो और मून इस तरफ है, ठीक है। तो सन के लाइट इस तरफ से आ रहा है, अर्थ पे वो ब्लॉक हो गया, मून पे लाइट नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए चंद्रग्रहण हो रहा है। ये तो पता है हम सबको। तो चांद फिर लाल क्यों है? क्योंकि सन का लाइट अर्थ के थोड़ा सा ऊपर से और थोड़ा सा नीचे से भी तो निकल रहा है। वो लाइट जाके मून पे जब गिरती है तो वो लाइट, क्योंकि वो अर्थ के एकदम नजदीक से गया, मतलब वो अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर से गया, वो एटमॉस्फेयर के थ्रू गया सन का जो लाइट है। क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के थ्रू गया, पूरा एटमॉस्फेयर के थ्रू जा रहा है, तो वो जो उसका नील लाइट है, जो उसका ब्लू लाइट है, वो खो जाता है स्कैटरिंग की वजह से, और बस लाल लाइट रह जाता है। तो बाय द टाइम वो लाइट चांद तक पहुंचे, वो बस लाल लाइट ही रह जाता है। इसीलिए एक्लिप्स के दौरान, चंद्र ग्रहण के दौरान, जो हमको चांद दिखता है वो बहुत ही लाल दिखता है, क्योंकि सूरज का पूरा लाइट नहीं पहुंच पाता है। बस अर्थ के एटमॉस्फेयर से होते हुए जो लाइट जाता है सन से मून तक, वो लाइट ऑलरेडी ब्लू पार्ट जो है वो खो चुका होता है, बस रेड पार्ट बचा हुआ होता है। इसीलिए मून रेड लगता है। सेम रीजन जिसके लिए सन भी रेड लगता है जब आसमान में नीचे होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया है तो आज क्लास के एंड में हम दोबारा थोड़ा शॉर्ट में समझा देंगे। तो फिलहाल लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। हाँ,
तो लास्ट वीक हम यहाँ पे रुके थे कि स्पेक्ट्रम के तरह तरीके का टाइप्स होते हैं। स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो सकता है, एमिशन स्पेक्ट्रम हो सकता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो सकता है। स्पेक्ट्रम मतलब अगेन वाई एक्सिस में होगा ब्राइटनेस या इंटेंसिटी या जो भी बोल रहे हैं, और एक्स एक्सिस में होगा वेवलेंथ या कलर, कौन से कलर में लाइट का मात्रा, लाइट का इंटेंसिटी कितना ज्यादा है या कम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है जब स्टार का जो स्पेक्ट्रम डायरेक्टली अगर हम स्टार को देखें और उसको उस लाइट को प्रिज्म के थ्रू निकाले और उसके सारे कलर्स दिख जाए हमको, तो वो है एक शेप दिखेगा हमको, जैसे कि हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और कंटिन्यूम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम अभी थोड़ी देर पहले बात किए, जैसे जो पहाड़ जैसे होते हैं उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, मतलब उस वेवलेंथ पे लाइट एमिट कर रही है, लाइट छोड़ रहा है कोई चीज। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक क्लाउड ऑफ गैस है, मतलब एक एक बादल है, गैस से बना हुआ है। उस बादल पे जब लाइट गिरती है तो वो कुछ अपने आप ही लाइट छोड़ता है, एमिट करता है, उसको हम एमिशन लाइन के हिसाब से देख सकते हैं। बट जो लाइट वो छोड़ता है वो लाइट सन के लाइट से या स्टार के जो लाइट से वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है, कुछ ले लेता है और कुछ अपने छोड़ता है। जो चीज वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो चीज अगर हम राइट साइड पे अगर हमारा टेलीस्कोप रहा कि वो स्टार है, स्टार से लाइट गैस के अंदर से होते हुए आ रहा है, ठीक है, तो इस वजह से जो गैस है, क्लाउड जो है, वो अगर कुछ कुछ वेवलेंथ पे लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ स्पेसिफिक कलर का लाइट, एक मान लीजिए पिंक लाइट एब्जॉर्ब किया, ब्लू लाइट एब्जॉर्ब किया और येलो लाइट एब्जॉर्ब किया, तो उस वेवलेंथ पे हमको ऐसे डिप दिखेगा, जैसे कि ये एकदम जो राइट साइड, एकदम जो दाएं तरफ वाला जो तस्वीर है, जो इमेज है, उसमें देखें आप कि वो कंटिन्यूम स्पेक्ट्रा है और उसमें ऐसे डिप है, कहीं कहीं ऐसे ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है। तो वो डिप जो है वो है क्योंकि उस वेवलेंथ पे लाइट नहीं है, वो लाइट क्लाउड ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने पास रख लिया। ठीक है, इसलिए हमको वो लाइट नहीं मिल रहा, वो मिसिंग हो गया, वो खो गया। तो इसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो तीन तरीके का, कंटिन्यूअस जो है जो ओवरऑल शेप देता है, एमिशन जो कि कुछ कुछ जगह पे वो छोड़ रहा है, नया लाइट पैदा हो रहा है, और कुछ कुछ जगह से लाइट जा रहा है, लॉस हो रहा है, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। कंटिन्यूअस, एब्जॉर्प्शन, एमिशन। ठीक है। So I think before moving forward, Shweta, would you like to quickly summarize this one? Sure. So this is kind of the summary that we had also discussed last time. Essentially, when you have a source of light, you have a continuous spectrum that is coming out of the fact that the body is hot. So this is the black body spectrum. And this will peak at a particular wavelength and it's a continuous spectrum, right? So that's what we write here as the continuous spectrum. And then as it passes through a medium, this medium will emit certain specific frequencies of light, which corresponds to what it is made up of. Like, depending on what it is made up of, it will emit certain specific frequencies of light. And that is what we call as emission spectrum. And if you look at the light that comes out after it's passed through this, then you will see that the specific frequencies are missing in the spectrum. And this is what we call as the absorption spectrum. So the way you look at this is like if you had a spectrum, the continuous spectrum would contain the entire rainbow. The emission spectrum would be distinct lines of color that are present in that spectrum. And an absorption spectrum would be that which has those exact same distinct lines missing. It's like the emission and absorption spectrum, you can think of it a little bit like the negatives of each other. So if you know one, you know the other one as well, kind of a thing. And wherever you see the dip in the absorption spectrum, you know that the emission spectrum will contain a peak in that. So essentially, that is what you see with emission and absorption spectrum. What is the content of whatever the gas that you're passing your light through? Did I miss something? Oh, I think that was perfect. I guess. Okay, good. Thank you. All right. ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जो मेन मुद्दे की बात है
तो ये एमिशन एब्जॉर्प्शन ये सब हम बहुत बहुत हफ्ते से बोलते आ रहे हैं, एमिशन लाइन एब्जॉर्प्शन, ये होता क्यों है, इसका थोड़ा सा आज हम डिटेल में जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आए एटलीस्ट थोड़ा बहुत। अगर नहीं आए, कोई भी टाइम पे कोई डाउट हो तो डेफिनेटली पूछिए, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं एकदम इमीडिएटली, कभी भी अगर कंफ्यूजन लग रहा हो। ठीक है, तो एमिशन एब्जॉर्प्शन क्यों होता है ये समझने के लिए हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, एक कि जो कोई भी चीज किस चीज से बना हुआ होता है, कोई भी चीज एलिमेंट्स, तरह तरह के एलिमेंट्स से बना हुआ होता है। एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। और एलिमेंट्स किससे बना हुआ होता है उसके भी अगर छोटे से छोटा कर मैं देखता जाऊं तो एकदम सबसे छोटा हमको मिलेगा एटम या परमाणु, जो जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और एटम के अंदर एटम किस चीज से बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इससे बना हुआ होता है। ठीक है, तो बस एमिशन लाइन एब्जॉर्प्शन लाइन कैसे होता है, क्यों होता है, ये पता करने के लिए हमको बस इतना याद रखना होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल पे। इसका मतलब क्या है कि जो एटम है, एक कोई भी चीज का, मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, कुछ भी चीज का एटम है, उसमें सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। बट न्यूक्लियस जरूरी नहीं है एब्जॉर्प्शन एमिशन समझने के लिए, तो बस उसको मान लीजिए वो सेंटर पे है, बस बाकी फिर भूल जाइए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस सेंटर पे है बट उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं कोई भी एटॉम के। और इलेक्ट्रॉन्स जैसे घूमते हैं उसके अलग अलग एनर्जी लेवल होता है, जो कुछ इलेक्ट्रॉन का कम एनर्जी होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन का ज्यादा एनर्जी होता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज्यादा एनर्जी होता है वो बाहर की तरफ घूमता है। ठीक है, दूर रहता है। ये सोलर सिस्टम जैसे समझ सकते हैं, सोलर सिस्टम जैसे सन होता है, सन के आसपास हमारे जो प्लैनेट्स है वो घूमते हैं। ठीक उसी तरह एकदम एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स नजदीक घूम रहा है उसको हम बोलते हैं लो एनर्जी ऑर्बिट। लो एनर्जी मतलब एनर्जी कम है, इसलिए वो नजदीक घूम रहा है, प्रोटॉन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है। और अगर न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा बाहर घूम रहा है तो वो हाई एनर्जी ऑर्बिट है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स उसी क्षेत्र में, उसी रिंग में घूमते रहेंगे, बट अलग अलग ऐसे रिंग्स हैं, अलग अलग लेवल्स हैं एनर्जी लेवल। अगर वो सबसे नजदीक वाला, सबसे छोटा वाला रिंग में घूम रहा है तो उसका एनर्जी कम है। अगर वो दूर का रिंग में, बड़ा रिंग में घूम रहा है तो उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये एक बात याद रखनी है। और दूसरी चीज हमको समझना है कि लाइट कैसा है, लाइट किस चीज से बना। लाइट को भी हम अगर छोटे से छोटे, छोटा से छोटे करके लिखेंगे तो पहली बात तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब उसमें इलेक्ट्रिक वेव्स है और मैग्नेटिक वेव्स है। बट वो उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। हम बस अगर सिंपली इतना समझ लें कि लाइट को भी हम ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे हम समझ सकते हैं कि लाइट भी पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्ट्स से बने हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं फोटोन। जैसे एटम जो होता है, कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए ये टेबल, ये लैपटॉप, ये सारे चीजें एलिमेंट्स से बने। एलिमेंट्स के अंदर एटॉम्स है, एटॉम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। वैसे ही लाइट का भी छोटा सा पार्ट हम अगर देखें तो हमको मिलेगा कि वो फोटोन है। मतलब वो भी छोटे छोटे चीज है जो फोटोन से लाइट बनती है। ठीक है, तो ये फोटोन और जो है और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये आपस में मिलते हैं। कुछ होता है जब ये मिलते हैं, और जो होता है उसका ही रिजल्ट है एमिशन और एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है यही हम समझाने वाले हैं। बट बिफोर आई मूव अहेड, जस्ट एक चीज बता देना चाहूंगा कि अगर आपको आसानी होता है, आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी हायर एनर्जी सोच रहे हैं ना, आप सोचिए कि आप एक बहुत डिफरेंट स्टोरी, बहुत माले वाले बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर समझ लीजिए। ठीक है, जो आप ग्राउंड फ्लोर में है तो आपके पास सबसे कम एनर्जी है। आप फर्स्ट फ्लोर मतलब नेक्स्ट लेवल पे चले गए तो पास उससे ज्यादा एनर्जी है। आप 2 तल्ले में चले गए तो ज्यादा एनर्जी है। आप 3 तल्ले में चले गए तो और भी ज्यादा एनर्जी है। ऐसे जो बिल्डिंग का अलग अलग माले होते हैं, वैसे समझ लीजिए आप खड़े हैं, आपके पास ऑप्शन है। आप कोई मान लीजिए आप
ग्राउंड फ्लोर पे है, आपका कोई दोस्त फर्स्ट फ्लोर, कोई और दोस्त सेकंड फ्लोर पे है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसा है, बिल्डिंग के अलग अलग लेवल्स में है मान लीजिए। और जो फोटोन है वो है बिल्डिंग का लिफ्ट। जब अगर लिफ्ट आएगा तो आप लिफ्ट पकड़ के एक लेवल से, एक फ्लोर से, एक माले से दूसरे माले आ सकते हैं, आप नीचे भी जा सकते हैं, आप ऊपर भी जा सकते हैं। आप अगर ग्राउंड फ्लोर में, आप लिफ्ट पकड़ के फर्स्ट फ्लोर जा सकते हैं, आपके दोस्त जो फर्स्ट फ्लोर में था वो लिफ्ट पकड़ के ग्राउंड फ्लोर पे भी आ सकता है। तो ये लिफ्ट है फोटोन, और आप है इलेक्ट्रॉन, और आप बिल्डिंग के अलग अलग माले पे रह सकते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल पे रह सकते हैं, ठीक है। याद नहीं है नेक्स्ट वाला क्या है। अच्छा हाँ, तो I'll just finish this bit and then I think it will best if you summarize. तो ये जो अलग अलग माले का जो एनर्जी का डिफरेंस है, उसको वो बहुत ही फिक्स्ड डिफरेंस होता है, ठीक है, वो रैंडम नहीं होता है। मतलब यहाँ पे ऐसे जो आप राइट साइड पे जो चित्र देख रहे हैं, वहां पे आपको लिखा दिख रहा होगा कि लिखा है n=3, ऊपर है n=3, n=4, n=5, और नीचे है n=2, ठीक है। तो मतलब 3 लेवल से 2 लेवल तक आते हुए एक 656 नैनोमीटर का वेवलेंथ या एनर्जी या फोटोन निकलता है। वैसे n=4 से 2 आते हुए एक ग्रीन वेवलेंथ निकलता है। इसका मतलब इतना डिटेल में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मतलब यह है कि आप जो, जैसे कि अगर वो बिल्डिंग और लिफ्ट वाला अगर हम कंपैरिजन सोचे, अगर आप बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हो, तो तीसरे फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो एक फिक्स डिफरेंस है। अगर आप दूसरे फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हो, तो दूसरे फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो फर्क है एनर्जी में, दूसरे फ्लोर की एनर्जी और ग्राउंड फ्लोर की एनर्जी में, वो फर्क फिक्स्ड है, वो ऐसा रैंडम नहीं, वो एकदम पर्टिकुलर वैल्यू है उस एनर्जी का। और क्योंकि उस एनर्जी का पर्टिकुलर वैल्यू है, उस फोटोन या लाइट जो चाहिए, उस वो वैल्यू, वो सफर तय करने के लिए, कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर का सफर तय करने के लिए, वो भी एकदम पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए होता है वेवलेंथ का। एनर्जी यानी कि वेवलेंथ, एनर्जी को हम वेवलेंथ की तरह भी सोच सकते हैं। कम एनर्जी जितना होता है उतना रेड वेवलेंथ की तरह होता है, ज्यादा एनर्जी होता है तो ब्लू वेवलेंथ की तरफ होता है, ठीक है। तो मान लीजिए आप बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे हैं और आपको जाना है फर्स्ट फ्लोर, तो आप लिफ्ट पकड़ के क्या दबाएंगे, लिफ्ट में 1 दबाएंगे, क्योंकि आपको फर्स्ट फ्लोर जाना है, ठीक है। अगर आप 2 दबाते हैं तब तो आप फर्स्ट फ्लोर नहीं जा पाएंगे, तब आप सेकंड फ्लोर पहुंच जाएंगे। तो आप लिफ्ट को बताते हैं कि एग्जैक्टली इतना डिस्टेंस जाओ और फिर मुझे बाहर निकालो, ताकि मैं फर्स्ट फ्लोर जा सकूं। अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर जाना हो, तो आप 4 दबाते लिफ्ट में, तो लिफ्ट को पता होता कि चलो ठीक है, मुझे ग्राउंड फ्लोर पे स्टार्ट करना है, इतना हाइट चढ़ना है, फिर वापस लिफ्ट का दरवाजा खोलना है ताकि आप बाहर जा सकें। तो ये जो फर्क होता है, ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स अब एक लेवल से दूसरे लेवल तक जब आते हैं, या तो नीचे आते हैं या ऊपर जाते हैं, ये अगर नीचे आते हैं तो एनर्जी खोते हैं, और अगर ऊपर जाते हैं तो इनको एनर्जी मिलती है। बट इधर वे, ये जो डिफरेंस है, ये पर्टिकुलर फिक्स्ड डिफरेंस है, फिक्स्ड एनर्जी के डिफरेंस है। फिक्स्ड एनर्जी के डिफरेंस यानी फिक्स्ड वेवलेंथ का डिफरेंस होता है, और फिक्स्ड वेवलेंथ यानी फिक्स्ड कलर का डिफरेंस होता है। ये हम थोड़ा डिटेल में और भी बात करेंगे, बट इन समरी इस स्लाइड से आप हमको बस ये याद रखना है कि एटॉम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल पे होते हैं, जैसे कि मल्टीपल लेवल्स बिल्डिंग में भी हो सकते हैं, मल्टीपल माले हो सकते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अलग अलग लेवल पे। और ये लेवल के बीच का जो एनर्जी का फर्क है, वो फिक्स्ड फर्क होता है। 1 से 2 के बीच में फर्क एकदम फिक्स्ड होगा, 2 से 3 के बीच में फर्क एकदम फिक्स्ड होगा, 3 के 4 के बीच में से एक फिक्स्ड फर्क होता है एनर्जी का। बस ये 2 चीज याद रखना है। और वो जो एनर्जी का फर्क है, वो फोटोन से आता है, वो लाइट से आता है, ठीक है। उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और श्वेता जी तब तक समराइज कर देंगे ये हमारे लिए। Perfect. Okay, so actually, I really like your lift analogy, by the way. Okay, so this is a slide which is I came up with an analogy while you were summarizing the last slide. well done.
Okay, so this is this is a slide that's slightly heavy compared to the rest of the things that we've been doing. So we're talking about atomic absorption and emission, and we're looking at it through the point of view of something very quantum mechanical. So this is why I really like your analogy. So it is so the physics that goes into what we are talking about is much deeper than what we are going to be able to explain just with words, right? So what we are doing here is like, now imagine that you have a particular gas, and these things are made up of a bunch of atoms, right? So you have a nucleus in the center, which is made up of protons and neutrons. But for all our practical purposes, it just acts as the center, right? So we'll just call it a nucleus and we'll not worry about it very much. What we're interested in is the electrons that are moving around the nucleus. So generally what happens is that you have certain, so electrons can move around a nucleus in fixed shells. So they can move around the nucleus at a certain radius. That would be the first possible path. Then you could have a second path, which is slightly larger than that one, and then slightly larger. But these paths or these radiuses where they can make orbits are fixed, right? And this is one of the core consequences of quantum mechanics, right? So essentially this whole concept of emission and absorptions comes from the fact that you cannot have electrons orbit the nucleus at a random distance. The distances where they can orbit are actually fixed. Given a nucleus, you know where the electrons can orbit. Now, closer the electron orbits around the nucleus, lesser energy it has. Further away, larger energy it has. Okay, so and the way it moves between the different orbits is by absorbing energy, mostly from light. So from photon. So if you have to go from a closer orbit to a larger orbit, the electron will have to absorb light that corresponds to the difference of energy between the energy of the closer orbit and the energy of the outer orbit, right? Ian gave this beautiful analogy of thinking of electrons like living in the floors of a building. So let's assume that the electron that is closest to the nucleus. So let's think about this as like living on the ground floor of a building. And as you increase the distance from the nucleus, it is like living higher and higher up on the floors of a building, right? And photon essentially acts like a lift. So you can either go up or you can come down, depending on how you travel in this building. So if you have to go from, say, floor 1 to floor 2, then you have to travel the difference of, and so you have to gain the energy that is required to go between the floor 1 and floor 2. So it's a very specific difference. It is exactly, it's not an arbitrary number, right? The distance between first floor and second floor is very fixed. You don't stop your lift halfway between the floor. So that's exactly what happens. So you have to absorb a certain wavelength to be able to go between floor 1 to floor 2. This is what happens when you pass the light through an atom. You see that the electrons will be transitioning, will be absorbing only the amount that is required for them to go between one floor to the next. And this is why you will see the absorption spectrum losing the wavelength exactly of their transition frequency. And in the similar way, when they emit, they will also emit the energy corresponding to the difference between the two levels that they're trying to transition. So that's why you have and because absorption and emission spectrum both have to move between the floors and the floors are fixed. This is why when you see something in the emission spectrum, you know that the absorption spectrum will also have a line there. So wherever you have the emission spectrum,
where you see the lines, you will see the absence of the lines in the absorption spectrum for this exact reason. Okay, so I think I tried to summarize this, but yes, this is a complicated slide though. Yes, but we'll have this with this theme for the next few slides, so I think it's fine. Yes. But yeah, no, thank you so much for that. तो जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स आप हैं और आप एक बिल्डिंग में है, जो बिल्डिंग में बहुत सारे माले, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे बहुत सारे माले हैं, और जो फोटोन है वो लिफ्ट है, ठीक है। अगर फोटोन आता है आपके पास, अगर मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर से, हमेशा आप ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक गेम की तरह सोचिए कि मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप एक बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे माले हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, बट आप बस ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं। आप बिल्डिंग में आए, आप ग्राउंड फ्लोर में, एकदम जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसमें आप हैं, ठीक है। तो आप अभी इलेक्ट्रॉन जैसा करता है वैसे आप हो बेसिकली। इलेक्ट्रॉन जैसे ग्राउंड स्टेट या फिर सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे रहता है, आप भी बिल्डिंग के एकदम ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट किए। आपको अगर अभी एक लिफ्ट मिलता है तो आपको उसमें चढ़ना ही है। मान लीजिए ये गेम है, गेम का रूल है, आपको अगर लिफ्ट मिल रहा है, आपको लिफ्ट के अंदर जाना ही है, और लिफ्ट आपको ऊपर लेके जाएगी। आप जितना भी लेवल बोलोगे उस लेवल तक लेके जाएगी, और वहां जाके वो खड़ा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और जब आपका मन करेगा कि आप नीचे आना चाहते हैं, तो आप वापस लिफ्ट के अंदर जाएंगे, और जिस नीचे जो भी लेवल पे आपको आना है उसका नंबर दबाएंगे, तो आपको लिफ्ट नीचे लाएगी, ठीक है। तो ये चित्र अपने दिमाग में याद रखना। और इसमें इस चित्र का एटम से क्या लेना देना है? बिल्डिंग के जो अलग अलग लेवल्स है वो एटम्स के अलग अलग एनर्जी लेवल है। लिफ्ट जो है वो मान लीजिए फोटोन है, फोटोन यानी कि लाइट का एक टुकड़ा, एक कण, लाइट का एक पार्टिकल को हम फोटोन बोलते हैं, वो है लिफ्ट इस क्षेत्र में। और आप है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो कि ऊपर नीचे जा रहा है और फिर जा सकता है। तो अब हम आगे चल के देखते हैं कि ये एमिशन या एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। ये तो बन गया पूरा सेटअप हमारा, ये चित्र है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बहुत सारे लेवल्स है। मैं आप जो भी है, हम ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करते हैं, हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, ठीक है। तो मान लीजिए मैं ग्राउंड फ्लोर पे आया एक बिल्डिंग के, अब मेरे पास एक लिफ्ट आया, मुझे लिफ्ट दिखा, ठीक है। मैं लिफ्ट के अंदर गया, और क्योंकि मैं लिफ्ट के अंदर गया, और कोई भी मान लीजिए मैं लिफ्ट के अंदर जाके 2 दबाया, तो मैं सेकंड फ्लोर पे चला गया। इसको हम एटम की भाषा में एब्जॉर्प्शन कहेंगे। क्यों एब्जॉर्प्शन कहेंगे? क्योंकि मैंने कहा था लिफ्ट है लाइट, अगर मैं लिफ्ट को ले रहा हूं तो मतलब वो लाइट को हम यूज कर गए, वो लाइट को हम एब्जॉर्ब कर गए। यहाँ पे भी आप देखिए, ये जो चित्र है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, स्लाइड में, अंदर वाला जो रेड है वो न्यूक्लियस है, उसको भूल जाइए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला जो रिंग है, पहला सर्कल है लेवल 1, ठीक है, वहां पे एक माइनस साइन दिया हुआ है, ठीक है, छोटा सा कहीं पे। और दूसरा सर्कल है लेवल 2, वहां पे एक और माइनस साइन है, एक येलो सर्कल के अंदर, और पिंक एरो से दिखाया हुआ है फोटोन। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेवल 1 पे रहता है नॉर्मली, अगर उसको कोई तंग नहीं कर रहा, अगर उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो लेवल 1 पे, सबसे नीचा जो लेवल है, वो ग्राउंड फ्लोर पे रह रहा है, ठीक है। एक फोटोन आया, एक फोटोन आके उसको हिट किया, फोटोन आके अगर उसको हिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया। अब एनर्जी अगर बढ़ गया तो वो कहाँ जाएगा? उसको ऊपर के लेवल में जाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग एनर्जी का, अलग अलग लेवल का अलग अलग एनर्जी है, ये हमने शुरू में ही बोला था। तो फोटोन अगर आया, वो इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो इलेक्ट्रॉन ने वो फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, उसको पकड़ लिया। अगर उसने फोटोन को पकड़ लिया तो उसका एनर्जी बढ़ गया, क्योंकि फोटोन है एनर्जी, ये बात याद रखना चाहिए हमेशा। फोटोन या फिर लाइट एनर्जी है, जो एनर्जी है उसको हम वेवलेंथ के हिसाब से भी सोच सकते हैं, कलर के हिसाब से सोच सकते हैं, फ्रीक्वेंसी हिसाब के सोच सकते हैं, सब सेम चीज है। मैं कलर बोलूं या वेवलेंथ बोलूं या फ्रीक्वेंसी बोलूं या उसको एनर्जी कहूं, सेम चीज है। उसको बस ये अलग अलग तरीका है उस चीज को एक्सप्रेस करने की, उस चीज को बताने की, चीज वही है, ठीक है। फोटोन का, लाइट का एनर्जी होता है, लाल लाइट का एनर्जी कम होता है, नील लाइट का एनर्जी ज्यादा होता है, ठीक है। बट लाइट का एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है, एक लाइट का जो
छोटा सा जो पार्टिकल है फोटोन, उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी होता है। तो वो फोटोन जब आके इलेक्ट्रॉन जो लेवल 1 पे ऐसे घूम रहा था अपने मस्त जिंदगी में, उसको ऐसे टकरा गया तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अगर एब्जॉर्ब कर लिया तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया, क्योंकि फोटोन का एनर्जी भी उसके पास आ गया। अगर एनर्जी बढ़ गया तो वो क्या करेगा, वो उस लेवल पे नहीं रह सकता, क्योंकि उस लेवल का जो एनर्जी है वो उतना एनर्जी उसके पास ऑलरेडी था। अभी उसका एनर्जी बढ़ गया तो अभी ऊपर का लेवल पे जाना पड़ेगा। यही हो रहा है यहाँ पे, देखिए ऐसे येलो एरो से दिखाया हुआ है कि लेवल 1 से इलेक्ट्रॉन लेवल 2 पे जंप कर गया। क्योंकि वो लेवल 2 पे जंप कर गया, अब वो लेवल 2 में रह सकता है, क्योंकि उसके पास अब, क्योंकि वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर लिया, अगर अब उसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो फिर सेट हो गया जिंदगी, क्योंकि वो उसके पास कम एनर्जी था, अब उसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो अभी वो लेवल 2 पे जाके घूम रहा है। बट ये जो फोटोन आया, ये फोटोन तो गायब हो गया। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया और फोटोन गायब। फोटोन कहीं अब नहीं दिख रहा है। तो ये जो फोटोन गायब हो जाता है, ये जो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है उसकी एनर्जी को, यही फोटोन फिर जो हम देख रहे हैं लाइट टेलीस्कोप के थ्रू या प्रिज्म के थ्रू जो भी है, हमको वो फोटोन कभी देखने को नहीं मिलेगा। वो फोटोन खो गया, वो इज लॉस्ट फ्रॉम द होल लाइट। तो उस वेवलेंथ का, उस कलर का जो फोटोन है वो खो गया, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर लिया। इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन तभी होता है, एब्जॉर्प्शन, मैं अगर बोल रहा हूं कि ये कलर पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि एक नील कलर में, नील वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन मिल गया, मतलब लाइट कम हो गया नील वेवलेंथ। नील वेवलेंथ पे लाइट कम इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां पे जो एटम्स है, उन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो नील वेवलेंथ के लाइट को खा जा रहा है। क्यों खा जा रहा है? क्योंकि नील वेवलेंथ को, लाइट को अगर वो एब्जॉर्ब करते हैं तो उनको नेक्स्ट लेवल पे जाने को मिलता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो वो नील जो लाइट है उसको ऐसे खा रहा है, तो वो नील लाइट गायब हो रहा है पूरे लाइट से। तो नील वेवलेंथ पे एक डिप आ जाता है, एक कुआं जैसा हो जाता है, तो उसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और वो स्पेसिफिक वेवलेंथ या स्पेसिफिक पर्टिकुलर कलर पे इसीलिए होता है क्योंकि ये लेवल 1 और लेवल 2 के बीच में जो फर्क है, वो फर्क फिक्स्ड है। हम कोई भी आपको एनर्जी वाला फोटोन देंगे तो आप लेवल 1 से लेवल 2 नहीं जा पाओगे। लेवल 1 से लेवल 2 जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है, अगर फोटोन का एनर्जी उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि वो कम एनर्जी से वो आधा रास्ता जा पाएगा, आधा रास्ता जाके उसको कोई फायदा नहीं है, तो वो फोटोन को वो जाने देगा, वो फोटोन पास हो जाएगा, वो फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर फोटोन का एनर्जी लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए काफी ना हो, अगर फोटोन का एनर्जी लेवल 1 से लेवल 2 तक जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे भी ज्यादा एनर्जी का फोटोन हो, तो भी इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वो लेवल 2 तक तो चला गया, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद वो थोड़ा सा अगर ज्यादा जा पाए, वो उसका कोई प्रोविजन नहीं है, उसका वो पॉसिबल नहीं है। उसको फिक्स लेवल पे रहना है, या फिर 1 या तो 2 या तो 3 ऐसे ही रहना है उसको। तो जो फोटोन का एनर्जी लेवल 1 और लेवल 2 की एनर्जी का जो अंतर है, लेवल 1 से लेवल 2 जाने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है, उतना ही एनर्जी जिस फोटोन के पास होगा, वही फोटोन को इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए वही एनर्जी वाले फोटोन मिसिंग हो जाता है, खो जाते हैं लाइट से, इसीलिए हमको एब्जॉर्प्शन नहीं मिलता है। ठीक है, ये मान लीजिए अगर हम वापस अपने बिल्डिंग और लिफ्ट के पिक्चर का बारे में सोचे, तो एब्जॉर्प्शन तब होता है जब कोई, मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूं मान लीजिए, और मैंने लिफ्ट पकड़ के सेकंड फ्लोर पे चला गया, मतलब मैंने जो लिफ्ट यहाँ पे लिफ्ट है फोटोन, लिफ्ट पकड़ के मैं सेकंड फ्लोर पे चला गया, तो वो फोटोन एब्जॉर्ब हो गया, मैं फोटोन को यूज कर लिया, क्योंकि अभी लिफ्ट मेरे पास, अभी मैं सेकंड फ्लोर पे हूं, अभी मेरे पास ज्यादा एनर्जी है। बट अगर लिफ्ट आके बोलता कि मैं सेकंड फ्लोर तक नहीं जा पाऊंगा, मैं बस थोड़ा आधा जा पाऊंगा, तो मैं वो लिफ्ट नहीं लेता, मैं बोलता हूँ कि तुम जाने दो, हमको नहीं चाहिए वो लिफ्ट, सेकंड फ्लोर तक अगर जा पाते हो तो ठीक है। अगर लिफ्ट आके बोलता कि नहीं, मैं सेकंड फ्लोर पे नहीं रुक सकता, मैं 2.5 फ्लोर जाके रुक सकता हूँ, वो भी यूजलेस है। 2.5 फ्लोर जाके मैं क्या करूंगा? या तो मुझे सेकंड फ्लोर जाना है, या फिर थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे
बीच में तो नहीं रुक सकते, बीच में रुक के कोई फायदा नहीं है। तो उस लिफ्ट को भी मैं जाने दूंगा, मैं नहीं लूंगा वो लिफ्ट। अगर मैं देखूंगा कि कोई लिफ्ट ऐसे आया कि जिससे मैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जा पाता हूँ एग्जैक्टली, वो लिफ्ट को मैं पकड़ लूंगा, उस लिफ्ट को लेके मैं सेकंड फ्लोर चला जाऊंगा। तो मतलब उस फोटोन को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, उस फोटोन को मैंने ले लिया, अपने पास रख लिया। तो वो फोटोन किसी और को नहीं मिला, वो मिसिंग हो गया। इसीलिए हमको वहां पे लाइट की कमी दिखती है उस कलर में, उस वेवलेंथ पे, उस एनर्जी में। इसीलिए हमको वो एब्जॉर्प्शन, इसीलिए हम उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। I think I'll stop here and let you summarize this before we move on to emission. Okay, perfect. So in this slide, we are talking about absorption spectrum, continuing on the last slide that we talked about. So in this picture, the big red cross is the nucleus. So for all that matters for now, just think about it as just like a core. There's nothing much we need to think about the nucleus for this particular process. And then around it, you see two shells. The first one is labeled as level 1 and the second one is labeled as level 2, right? So these are the only paths that the electrons can take around the nucleus. So you cannot have an electron sort of living in the space between the two levels, for instance, right? So it can either be in level 1 or in level 2. So now we are talking about an electron that was in level 1, which is marked by a negative sign in a white sort of circle. And then say this electron sees a photon coming in, which is marked in pink color. It can absorb the energy of the photon if the energy of the photon corresponds to the difference between the energy that is required for the photon to be in level 1 minus the energy that is required for it to be in level 2. So there's an energy that it needs to acquire so that it can go from energy level 1 to level 2. If the photon can give it that energy, that exact precise energy, then it will absorb that photon and transition from level 1 to level 2, right? The one thing that is very important to note here is that electrons cannot absorb energy that is not exact. So if I require, say, some amount of energy, say X, from the photon, then if the photon is giving me 3.5 times that energy, I cannot absorb it. I really require exactly that amount of energy to be absorbed, right? You can't absorb partial energy. If you are absorbing a photon, you absorb it fully. So it really has to come with the specific energy that we require. So generally what happens is when you hit an atom with a continuous spectrum. So we had seen that a continuous spectrum has wavelengths corresponding to all, has photons corresponding to all wavelengths. So incidentally, what happens is you always have wavelengths that corresponds to exactly the difference between the two energy levels. And the electrons will end up absorbing only those photons that will allow them to move between different levels of an atomic spectra. Now, a very nice way of saying this, like as Ayan was saying, is like think about a lift. So you would only take a lift if that lift stops at different floors, right? Like if you have a lift that stops at first, second, third, fourth, fifth floor, this is a useful lift. You will want to take this lift. But if you have a lift that stops at half a floor and 3/2 of a floor, it's a completely useless lift because you're stopping at places that you cannot get out of. You cannot actually be in a half floor, right? So this is exactly what happens. So you can only transition between levels, between electron levels. And so electrons will only absorb photons that corresponds to the gap between their energies. And this is why when you pass a continuous spectrum through an atom, you will see that the electrons would have absorbed certain exact precise wavelengths and not the rest of them. And you will see these precise wavelengths as dip in the spectrum or missing
colors in a spectral band. So yes, that's about the summary of the slide. We'll go to the emission spectrum now, I guess. थैंक यू श्वेता। हाँ, तो एब्जॉर्प्शन फिर इसलिए होता है क्योंकि फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को दिखा कि ये फोटोन को मैं अगर पकड़ लूंगा तो मैं लेवल 1 से लेवल 2 जा पाऊंगा, तो मैंने फोटोन को पकड़ लिया, तो फोटोन हो गया मिसिंग, फोटोन हो गया गायब, तो इसीलिए एब्जॉर्प्शन हो गया, क्योंकि उस वेवलेंथ पे उस एनर्जी वाला लाइट को हमने खो दिया। नो, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करके लेवल 2 पे चला गया, उसके बाद वो क्या करे? वो लेवल 2 पे रह जाएगा हमेशा के लिए, या फिर वो वापस भी आएगा, या फिर वो अलग ऊपर लेवल जा रहा है, क्या करेगा? तो यहाँ पे एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना बहुत जरूरी है कि एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं जितना हो सके नीचे लेवल पे आ जाए, जितना हो सके लोएस्ट एनर्जी लेवल पे आना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स हमेशा। अगर वो लेवल 1 से लेवल 2 चले भी जाते हैं, वो इमीडिएटली चाहेंगे कि जल्द से जल्द वापस लेवल 1 में आ जाए। दिस इज जस्ट हाउ इट वर्क्स। ये इलेक्ट्रॉन्स का ये धर्म होता है, ये वो कोशिश करते हैं कि नीचे से नीचे का लेवल में आ जाए अगर हो सके तो इसीलिए फोटोन को एब्जॉर्ब करके पकड़ के वो लेवल 2 पे चला तो गया इलेक्ट्रॉन, चला जाने के बाद ही उसको लगेगा अरे मैं लेवल 2 पे आ गया, मुझे अभी वापस लेवल 1 में जाना है। तो अगर उसको वापस लेवल 1 में जाना है, बट वो ऑलरेडी लेवल 2 पे है, आ गया है, मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है, अभी लेवल 2 वाला एनर्जी है। अगर उसको लेवल 1 में जाना है, लेवल 1 में कम एनर्जी चाहिए होता है, तो अब उसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं उसको वो एनर्जी लूज करना होगा, कहीं ना कहीं वो उसको एनर्जी वो छोड़ना पड़ेगा। तो वो कैसे छोड़ता है वो एनर्जी? वो एक फोटोन एमिट करता है, मतलब वो एक फोटोन पैदा करके छोड़ देता है। और फोटोन क्यों छोड़ता है? क्योंकि फोटोन का मतलब होता है एनर्जी, फोटोन में एनर्जी कैरी होता है, वो उतनी लेवल का एनर्जी, उतनी लेवल का उतनी मात्रा का एनर्जी छोड़ता है जितनी मात्रा छोड़ने से वो लेवल 2 से वापस अपने लेवल 1 पे आ सके, और उतनी मात्रा का एनर्जी का फोटोन वो छोड़ देता है, वो एमिट कर देता है। और वो फोटोन बाहर आके, फोटोन मतलब वो लाइट जब बाहर आता है, हम देखते हैं कि अरे इसी एनर्जी का जो फोटोन जो अंदर गया, जो खो गया था, अभी उसी एनर्जी पे ये लाइट वापस बाहर आ रहा है। तो उसको हम एमिशन लाइन के हिसाब से देख पाते हैं, मतलब उस कलर में, उस वेवलेंथ में एक इंक्रीज होता है लाइट का, जो प्रोफाइल का, जैसे पहाड़ जैसा, चट्टान जैसा लगता है, वो इंक्रीज इसीलिए होता है क्योंकि उस कलर में इलेक्ट्रॉन्स ने फोटॉन्स छोड़े हैं, और ऐसे फोटॉन्स छोड़े हैं जो जिसका एनर्जी लेवल 2 और लेवल 1 के एनर्जी का डिफरेंस के समान है। मान लीजिए लेवल 2 में जाने के लिए, मान लीजिए लेवल 1 का एनर्जी है 1 और लेवल 2 का एनर्जी है 2, तो लेवल 1 पे जब इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी है 1, लेवल 2 पे जब वो चला गया उसका एनर्जी बन गया 2। बट अगर वो 2 से 1 वापस आना चाह रहा है तो उसको एक एनर्जी छोड़ना पड़ेगा कहीं पे, तो एक एनर्जी वाला फोटोन जब वो छोड़ता है तो हम वो एक एनर्जी एमिशन पे देखते हैं, हम देखते हैं कि अरे बहुत सारे फोटॉन्स, बहुत सारा लाइट इस पर्टिकुलर कलर में बढ़ गया, मतलब वो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फोटॉन्स को वापस छोड़ रहे हैं कि भाई नहीं चाहिए मुझे फोटॉन्स, मुझे वापस जाना है लेवल 1 में जहां से भी आया था मैं। तो वो जब ये करते हैं तब वो फोटोन छोड़ते हैं, फोटोन छूटता है, और वो फोटोन कौन से एनर्जी के होंगे उसके ऊपर डिपेंड करके हम उस एनर्जी में या उस वेवलेंथ में हम एक चट्टान, हमको एक चट्टान जैसा दिखता है, हमको एक पहाड़ जैसा दिखता है, उसको हम बोलते हैं एमिशन लाइंस, राइट। तो ये अगर हम वो बिल्डिंग और लिफ्ट का सोचे तो मान लीजिए मैं लिफ्ट लेके दूसरे माले तक चला तो गया, बट मुझे इमीडिएटली मन करने लगा कि नहीं मुझे वापस जाना है फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैं वापस लिफ्ट पकड़ूंगा और उस लिफ्ट को पकड़ के मैं नीचे आ जाऊंगा, मतलब मैंने जो ऊपर जाने जाने के लिए जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो मुझे मिला था वो एक्स्ट्रा एनर्जी खो दिया, मैंने वापस लिफ्ट पकड़ा और नीचे आ गया। लिफ्ट वापस पकड़ने का मतलब यहाँ पे है फोटोन छोड़ देना, एनर्जी को जाने देना। मैंने बोला कि अरे मुझे 2 और 1 के बीच में जो है वो एनर्जी मुझे चाहिए नहीं, मैं उसको जाने देता हूँ, और वो जो एनर्जी उसने जाने दिया वो फोटोन जो है
उस एनर्जी में अभी ज्यादा फोटोन हो गया, मतलब ज्यादा फोटोन हो गया मतलब ज्यादा लाइट हो गया, ज्यादा लाइट हो गया मतलब वो जो कर्व है, वो जो स्पेक्ट्रम है, वो ऐसे ऐसे होके एकदम इंक्रीज होगा उस एनर्जी में, इसीलिए हम उसको एमिशन लाइन बोलते हैं। तो मुद्दे की बात यह है, एकदम अगर समराइज करो छोटे से, तो जब इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सबसे छोटे, सबसे कम वाले लेवल पे, एक फोटोन आता है, जो फोटोन उस इलेक्ट्रॉन को दूसरे लेवल तक ले जाने का क्षमता रखता है, तो वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है। फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन। बट इलेक्ट्रॉन अभी चला गया दूसरे लेवल, जब इलेक्ट्रॉन का मन करेगा कि नहीं मैं दूसरे लेवल से वापस फर्स्ट लेवल पे आना चाहता हूँ, तब वो वापस वो फोटोन को जो उसने पकड़ के रखा था, उस फोटोन को वापस वो छोड़ देगा। वापस जब उसको वो फोटोन को छोड़ रहा है, तो वो हमको वो हम उसको एमिशन बोलते हैं। और वो फोटोन जिस एनर्जी से गायब हुआ था, उसी एनर्जी पे वो वापस आएगा, उसी एनर्जी के साथ वो छूटेगा, और उस एनर्जी में हमको वो एक कुएं के बजाय हमको वो उसमें एक चट्टान जैसा, पहाड़ जैसा दिखेगा, उसको हम बोलते हैं एमिशन लाइन। तो फोटोन पकड़ने से अब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऊपर जाना चालू करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आना चालू करते हैं, तो वो एमिशन करते हैं, मतलब फोटोन छोड़ देते हैं, एनर्जी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आई विल थोड़ा मैं स्टॉप करता हूँ, श्वेता जी इसको समराइज कर देंगे, उसके बाद आई Okay. थिंक एक या दो ही और स्लाइड्स है, जिसके बाद हम आज का क्लास जल्दी खत्म कर देंगे। Okay, so this is a slide where we talk about emission spectrum. So this is the opposite of what we were talking just before, which is the absorption spectrum, right? Now, in this situation, we start at a situation where electrons are at the higher energy level, so say at level 2. Now, it is a natural tendency for electrons to want to occupy the lowest energy state, or the closest orbit to the nucleus, right? So electrons do not like to have more energy than what is required for them to have. And this is in fact one of the very, very heart of most of what we see in quantum mechanics. So you have to have, electrons would want to transition to the lower energy level. And to do this, what they need to do is they need to emit the photon that corresponds to exactly the frequency, the energy difference between level 2 and level 1. So when the photon comes and hits them, when they were at level 1, they would have absorbed that exact energy. They would have gone to level 2. But as soon as they go to level 2, they would also want to emit it back so that they can come back to level 1, right? And this emission that happens is also corresponds to exactly the difference between the energy of level 2 and level 1, and will correspond to a specific wavelength or specific color or specific frequency. So this is what you see as an emission spectrum. So continuing the analogy with the lift, it is like the electrons went from floor 1 to floor 2, and as they did so, they covered certain distance upwards, or they gained some energy, right? And then when they were at level 2, they came back down from level 2 to level 1. So they're covering the exact same distance, they're losing the same amount of energy to come back to level 1. So this is what is being emitted. So this is the emission spectrum. So these two are like two complementary processes that happen all the time in the atoms that we are very interested in seeing. Ayan, you can go forward with it. थैंक यू। हाँ, तो ये बेसिकली हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात किए थे, इसका थोड़ा रिकैप है कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम इसलिए होता है क्योंकि, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसलिए होता है क्योंकि फोटोन को इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लेते हैं, और पकड़ के इलेक्ट्रॉन्स खुद हायर लेवल पे चले जाते हैं। जब वो, इसलिए वो फोटोन मिसिंग हो जाता है, इसलिए एब्जॉर्प्शन होता है। और जब उस इलेक्ट्रॉन का मन करता है कि वापस उसको नीचे लेवल पे जाना है, तो वो वापस जो फोटोन को पकड़ के रखा था, वो फोटोन को उसने छोड़ देता है। तो छोड़ देता है, इसलिए उस स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, एनर्जी पे हमको ऐसे पहाड़ जैसे मिलता है, इसीलिए हम उनको एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन लाइन जो है वो एग्जैक्टली क्या होता है? ठीक है, एब्जॉर्प्शन लाइन क्यों होता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो राइट साइड पे नीचे वाला जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है, उसमें से बहुत सारे ऐसे खाई है,
ठीक है, उसको हम अब्जॉर्प्शन लाइन बोलते हैं। बट वो कैसे होता है? पहली बात तो देयर आर लॉट्स ऑफ एटम्स इन अ गैस। एक गैस में बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है, बहुत बहुत सारे एटम्स होते हैं। जब सफेद लाइट का जो फोटोन है, सफेद लाइट मतलब बहुत सारे लाइट का जो कॉम्बिनेशन है, नील से लेके लाल तक, सब तरीके का फोटोन उस गैस के थ्रू पास कर रहे हैं, मतलब उस एटम्स के थ्रू पास कर रहे हैं। सम पर्टिकुलर एनर्जी फोटॉन्स pushes the electron in the atom to higher level, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है, कि बहुत सारा फोटॉन्स उस गैस के थ्रू पास कर रहा है, मतलब बहुत सारा लाइट उस गैस के थ्रू पास कर रहा है। बट कुछ फोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स पकड़ लेते हैं, उन्हीं फोटॉन्स को पकड़ते हैं जिन फोटॉन्स को पकड़ने से वो इलेक्ट्रॉन लेवल 1 से लेवल 2 या फिर मान लीजिए लेवल 2 से लेवल 3 जा सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। वही पर्टिकुलर जो फोटॉन्स है वो गायब हो जाते हैं बाकी लाइट से, बाकी का फोटॉन तो निकल जाता है, कुछ कुछ फोटोन खो जाते हैं। कौन से फोटोन खो जाते हैं? वही फोटोन खो जाते हैं जिसका एनर्जी लेवल 1 और लेवल 2 की एनर्जी का जो अंतर है उसका समान है, क्योंकि उस फोटोन को इलेक्ट्रॉन पकड़ लेता है, क्योंकि उसको लेवल 1 से लेवल 2 जाना होता है, ठीक है। तो इसीलिए उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, पर्टिकुलर एनर्जी में फोटॉन्स मिसिंग हो जाते हैं, फोटॉन्स खो जाते हैं। तो उसी वेवलेंथ पे फिर हमको वो लाइट नहीं दिखता है। हम जब स्पेक्ट्रम मेजर करते हैं हमको दिखता है, अरे ये नील लाइट पे, ये 500 नैनोमीटर वेवलेंथ के आसपास जो नील लाइट होना चाहिए था वो नहीं है। उस नील लाइट के जगह मुझे अंधेरा डार्क दिख रहा है, मतलब उसमें लाइट कम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 500 नैनोमीटर जो एनर्जी है, जो एनर्जी देता है, वो शायद लेवल 1 और लेवल 2 के बीच का एनर्जी था, इसीलिए वो 500 नैनोमीटर वाला एनर्जी वाला फोटोन एब्जॉर्ब हो गया। इसीलिए उस 500 नैनोमीटर में हमको एक एब्जॉर्प्शन खाई दिखता है। तो क्योंकि उस फोटोन को हमको, वो फोटोन कभी हम तक आ नहीं पाया, पहुंच ही नहीं पाया। जब फोटॉन्स गैस के थ्रू जा रहे थे, वो फोटोन वही गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने पास रख लिया, हमारे तरफ वो आ ही नहीं पाया। इसीलिए हम उसमें कम देखते हैं कि उस कलर पे, उस वेवलेंथ पे लाइट कम है, वो मिसिंग है। तो इसी को हम एब्जॉर्प्शन लाइंस बोलते हैं, ठीक है। ये हमने पहले भी बोला था, बट ये थोड़ा सा रिकैप मान लीजिए। और सेम चीज का हम करेंगे, एमिशन लाइन का भी समझाएंगे कि वो ऐसे पहाड़ क्यों होता है। बट बिफोर दैट आई विल quickly request Shweta to summarize this slide. It's basically the same as before, but I guess in a more descriptive format. Right. Okay. So generally what happens is when you look at a cloud of gas, you have a lot of atoms. When the white light passes through this gas, white light has all the wavelengths that is there in the spectrum. So you know for sure that you will have wavelength that corresponds to the energy transition, energy that's required to transition between one level to another, right? So the electrons will now absorb the exact energy that's required for them to transition from one level to another. So this will appear as a missing frequency when you look at a spectrogram, or when you look at the band of spectrum, right? So you see this. So in this particular situation, you see that around, so there are like a couple of black lines, and these are the places where the electrons have absorbed those frequencies to sort of transition to a higher level. And if you make a spectrogram, what you see is in the continuous spectrum, in the continuous black body spectrum of the light that you had, you have specific dips in it, which corresponds to these missing frequencies, right? One thing that I do want to add to what Ayan said is, like, up till now, we kept saying that the nucleus is, like, we don't talk about nucleus very much. We say that it's the center, right? But the thing to note is that this nucleus is the one that sort of puts different energy levels. So the difference between level 1 and level 2 is pretty much what is decided by the nucleus. Think of it a little bit like there is a building with floors and you have a lift to go back and forth, but nucleus is pretty much like the person who has architected that building and figured out what should be the difference between the two levels, right? And this is very important because this is what we use absorption spectrum for. We look at where these things are missing and then try to figure out
what the nucleus was, or you are trying to figure out who the architect of the building was. So that's pretty much what we are trying to play the game here. So you look at the spectrum, you see that, okay, I see that something at 650 nanometer is missing. At the same time, I also see that there is something that's missing at slightly below 500. And you just look at the spectrum and you see how the levels are spaced, how different the energies are between the levels. And this tells you what is the nucleus that is sitting inside the atom, right? So what we are doing is we are looking at how electrons move between the levels by looking at what it is absorbing. But at the end, what you want, the game you want to play is you want to understand what the nucleus is. So this is the slide. This is like the summary of this slide, which is pretty much the summary of most of what we talked before, but just this one additional information that will be useful for the further thing. Yeah, definitely. Thank you, Shweta, for pointing that out. मैं भी ये थोड़ा कवर कर दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड आई थिंक आज के हमारा लास्ट स्लाइड होगा। तो जैसे कि हमने एब्जॉर्प्शन लाइन बनते देखा, एमिशन लाइन भी बनते हैं सिमिलर तरीके से। एमिशन लाइन अगर मैं याद दिला दूं, जो अपवर्ड का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ज्यादा लाइट होता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, जहाँ पे ऐसे चट्टान पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एमिशन लाइन बोलते हैं। वो कैसे बनता है? वो इसीलिए बनता है क्योंकि अगेन एक गैस के अंदर बहुत सारे एटम्स घूम रहे हैं, उस एटम्स के थ्रू, वो गैस के थ्रू लाइट जा रहा है, मतलब फोटॉन्स जा रहे हैं, लाल, नील, हरा, पीला, सब कलर का फोटोन जा रहा है उसके अंदर से, ठीक है। और वो जो गैस है, मान लीजिए वो गैस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी हायर लेवल पे है, ठीक है। वो ऑलरेडी अगर हायर लेवल पे है, या फिर मान लीजिए उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया था, उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब करके हायर लेवल पे उठ गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर फोटोन एब्जॉर्ब करके वो ऊंचा लेवल पे उठ गया। अब उसको ऊंचे लेवल से नीचे के लेवल पे भी आना है, जैसे कि हमने बोला, राइट, कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चाहते हैं कि जितना हो सके नीचे के लेवल पे आ जाए। तो जब वो ऊंचे लेवल से नीचे लेवल तक आएगा, जब वो लेवल 2 से लेवल 1 तक आएगा, तब उसको एक फोटोन छोड़ना पड़ेगा, तब उसको उसी फोटोन छोड़ना पड़ेगा जो वो लेवल 1 से 2 जाने के टाइम पे पकड़ा था। तो ऐसे अगर वो फोटोन उस एनर्जी का छोड़ता गया, तो मतलब उस एनर्जी में, मतलब या फिर उस वेवलेंथ में हम देखेंगे कि हमको ज्यादा लाइट मिल रहा है, कि अरे ये गैस में जो फोटॉन्स घुसे थे वो फोटॉन्स तो निकल रहे हैं, बट उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो गैस ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन्स हाई लेवल पे थे, हाई एनर्जी लेवल पे थे, इसलिए गैस से जो लाइट निकल रहा है वो पहले वाले जो वो है लाइट है वो तो है ही, उसके एडिशन, उसके साथ थोड़ा नया फोटॉन्स भी अब आ चुका है, अब जुड़ चुका है। वो नए फोटॉन्स कहाँ से आए? वो नए फोटॉन्स इसलिए आ गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो लेवल हाई लेवल से नीचे लेवल पे आए, वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे लेवल पे आने के लिए फोटॉन्स छोड़ना पड़ा, उनको फोटॉन्स रिलीज करना पड़ा। इसीलिए गैस के थ्रू जो लाइट जा रहा है, जितने सारे फोटॉन्स एक झुंड में गए और पूरा झुंड में बाहर आए, बट अभी नए फोटॉन्स के साथ में बाहर आए, जो थे, जो गए थे अंदर, वो भी बाहर आए और एक्स्ट्रा फोटॉन्स भी बाहर आए। तो इसीलिए हम उसको ऐसे पीक जैसा देखते हैं। तो ये जब पीक हो जाता है कि अरे उस कलर में, मान लीजिए यहाँ पे जो एग्जांपल उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे एक छोटा सा पीक है पर्पल कलर में, एक बड़ा सा पीक है ग्रीन में, हरे में, और एक येलो में भी एक पीक है। मतलब मान लीजिए कि ग्रीन का जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ वाला बहुत सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ने छोड़ दिए ऊपर के लेवल से नीचे लेवल तक आने के लिए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने बहुत सारा ग्रीन फोटॉन छोड़ा है, वो ग्रीन में हमको इंक्रीज दिखता है, हमको ज्यादा दिखता है लाइट ग्रीन में, क्योंकि फोटॉन्स ने बहुत सारा ग्रीन फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ने बहुत सारा ग्रीन फोटॉन्स छोड़े होंगे कोई भी ऊंचे वाले लेवल से लेवल 1 तक आने के लिए। इसलिए हम ऐसे ये जो अपवर्ड, ये जो इंक्रीज है एक फ्रीक्वेंसी में, एक वेवलेंथ में, वो इंक्रीज इसीलिए देखते हैं। इसी को हम एमिशन लाइन बोलते हैं। तो इंक्रीज जो है वो उसी लेवल पे होगा, उसी वेवलेंथ पे होगा जिस वेवलेंथ का एनर्जी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इन एनर्जी के डिफरेंस का समान हो। और ये जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बनता इसीलिए है, वो बनता इसी तरह से है जिस तरह से वो जो न्यूक्लियस है एटम के अंदर, मतलब कितने सारे प्रोटॉन्स है, कितने सारे न्यूट्रॉन्स है, उसके हिसाब से वो तय होता है कि कितने सारे लेवल होंगे। लेवल 1 सिर्फ होगा, या फिर लेवल 1 और 2 दोनों होंगे, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे लेवल्स होंगे। कितने लेवल्स होंगे, उसके एनर्जी क्या होगा,
वो डिपेंड करता है वो एलिमेंट क्या है, मतलब उसके न्यूक्लियस में क्या है। और वो एक बार हमको पता चल गया कि ठीक है चलिए इसमें इतने सारे लेवल्स हैं, क्योंकि हम इस एनर्जी में, इस वेवलेंथ पे एमिशन दिख रहे हैं, लाइट दिख रहे हैं। तो अगर मुझे ग्रीन और येलो में एमिशन दिख रहा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें वही एनर्जी लेवल्स है, वही लेवल्स है जिसके बीच का फर्क ग्रीन और येलो वाला एनर्जी होता है। तो उसको अगर पता चल गया तो हमको पता चल गया कि अरे तो ये एटम वही एटम होगा जिसपे यही दो एनर्जी लेवल्स हैं, एक ग्रीन वाला एक ऑरेंज येलो वाला। और अगर ये पता चल जाता है तो हमको वो एलिमेंट क्या है वो बहुत आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपना अपना अलग एनर्जी लेवल होता है। हर एक एलिमेंट का ये जो फर्क है लेवल 1 और 2 के बीच में, वो अलग अलग होता है हर एलिमेंट के लिए। तो वो कौन से लाइट पे एमिशन आ रहा है, कौन से वेवलेंथ पे, वो अगर हम मेजर कर सके, वो अगर हम नाप सके, तो हमको पता चल जाएगा कि अरे इस गैस के अंदर जो एटम है उसमें लेवल 1 यहाँ पे है, लेवल 2 उतना ऊंचा है, लेवल 3 उतना ऊंचा है कि कम ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा है, सब पता चल जाएगा। और एक बार वो पता चल जाएगा तो हमको पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट एक्चुअली क्या है। वो हाइड्रोजन एलिमेंट है, वो ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन है, या फिर कार्बन है, या फिर कुछ और है, वो पता चल जाएगा। इसीलिए इसी तरीके से हम एमिशन लाइंस से या फिर इवन एब्जॉर्प्शन लाइंस को पढ़ के स्टडी करके हम बता सकते हैं कि उस गैस किस चीज से बना हुआ है। इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं वो तारे की तरफ देख के स्पेक्ट्रोस्कोपी करके बता सकते हैं कि उस सितारे में कितना हाइड्रोजन गैस है, कितना ऑक्सीजन गैस है, कितना कार्बन है, या जो भी गैस है, हीलियम गैस है, जो भी है वो कितना है और है कि नहीं, ये स्पेक्ट्रम से, ये जो एमिशन लाइन है या एब्जॉर्प्शन लाइन है, इनसे पता चल जाता है। ठीक है, तो हाँ बेसिकली आई एक्चुअली काइंड ऑफ ऑलरेडी समराइज दिस कि ये जो है ये एक सेकंड, I should probably stop here and let you summarize them before we move on to the next slide, which although I have kind of already Yeah, covered. I mean, it's still a summary slide. So, okay, so here we are summarizing the other kind of emission, which is the emission lines spectrum. So this is exactly the same concept as before, except now instead of absorbing, the electrons are already at a higher energy level. So now they will emit to come back to the lower energy level, because electrons always like to be in the lower energy level. Right. So again, you're talking about a cloud of gas that has a lot of atoms. These have absorbed certain photons, and their atoms have now electrons sitting at a higher energy level. These electrons now want to go back to that lower energy level, which means that they will emit photons corresponding to exactly the difference between the two energy levels, right? And if you make a spectrum of them, you will see like the spectrum that is shown in the bottom of this figure, where you have the wavelength on the x-axis and the relative power on the y-axis. And you see there are peaks at very specific wavelengths. For in this case, you will see that there is a very, very large spike at green at around 550 nanometers. There is another spike somewhere in orange, a smaller spike in yellow, in purple, right? So this exact shape corresponds to the energy level of a particular atom, right? So like how we said in the previous slide, that the nucleus decides how the energy levels are spaced, or how much energy you require to move between different levels, how far these energy levels are, right? So now you will look at wherever it spikes, and then you say that, okay, I see that it's peaking at this, and this wavelength. So I know the difference of energy levels between the electrons are this specific amount. And so this means that it belongs to this particular atom. So depending on how spaced these wavelengths are, I can map it to the constituent atom, right? So this is the concept of emission line. So we want to look at the emission lines because they will tell you what atom it comes from. Yes, I'm done. Go for the last one. I think Shweta, we just basically talked about this. If you can summarize this as well, it's basically what you just said. Really. Perfect.
So in this, you see a real spectrum of a star. So again, it's the same thing. You see a sort of the spectral power on the y-axis. It's written in a very weird way, but it's still a power. And on the x-axis, you see the wavelength. Okay. And then you see there are very specific dips in this curve, right? These are the absorption dips. So you see there's a dip around, this is an angstrom. Yes, good. Around 500, 450, close to 500. There's a huge dip. And then there's a smaller dip around 650 nanometers. So what you see is that on this panel, you also have some elements that are written like magnesium or hydrogen beta. So this corresponds to that. So hydrogen beta is like, it tells you that that spike is coming because that gas has a lot of hydrogen in it. So we know that if that gas cloud has a lot of hydrogen, then it will peak exactly at that point. So looking at that, we can map it back saying that, oh, there was hydrogen in it. That's why I find a dip over here. Or for instance, I cannot see if there's an oxygen line in this. No, there is not. Okay. So in this, you mostly see in this the spikes that are coming out of hydrogen. So this star, this real star that we have taken the spectrum from, seems to be very rich in hydrogen. So you see the spikes coming out of hydrogen element. So this is how you sort of understand what the star is made up of. And this is why a spectrum is important. And how deep these lines are tells you how much of these atoms are present. Like for instance, I know that whatever is corresponding to a lower dip is a much less abundant element compared to the one that gives you a very sharp, very deep pit in the spectrum, right? So that's also how we figure out not just what atoms are there in that gas cloud, but you can also figure out how much of each of these are there. So essentially you get a composition of the stars, you get the composition of the gases that are surrounding stars using absorption and emission spectrum. That's what I have to say, I guess. That's the summary. Yeah, perfect. Sorry. हाँ, तो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे. मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ एक तरह से, कि ये जो एब्जॉर्प्शन लाइंस है या फिर एमिशन लाइंस है, इसका फायदा क्या है, क्यों इसको हम स्टडी करें, क्यों इसको मेजर करें, क्यों स्पेक्ट्रम ले स्टार्स का, क्योंकि ये हमको बताते हैं कि उस स्टार में या जो भी है, गैलेक्सी है, जो भी है, जिस चीज को हम देख रहे हैं, उसके स्पेक्ट्रम से हमको पता चलता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो कितने मात्रा में वहां पे मौजूद है. ये इसीलिए पता चलता है कि ये जो मान ली यहाँ पे जो एग्जांपल उदाहरण दिया गया है राइट साइड पे, ये एक एक्चुअल स्टार का एक्चुअल स्पेक्ट्रम है. ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे ऐसे देख रहे हैं कि बहुत सारे खाई है, बहुत सारे अब्जॉर्प्शन लाइंस है, कि वहां का फोटोन, उस एनर्जी वाला फोटोन को इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब कर गए और ऊंचे लेवल पे चले गए. तो इस वो अब्जॉर्प्शन कहाँ कौन से वेवलेंथ पे हुआ है, ये देख के हमको पता चलता है कि ये क्या एलिमेंट रहा होगा इसके अंदर, क्योंकि उसी एलिमेंट इस वेवलेंथ पे एक एब्जॉर्प्शन क्रिएट कर सकता है, कोई दूसरा एलिमेंट उसी वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाए. तो कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कौन से वेवलेंथ पे, वो हमको बता सकता है कि कौन सा एलिमेंट है उस स्टार के अंदर, और ये एब्जॉर्प्शन कितना डीप है, थोड़ा सा डीप है या फिर बहुत ज्यादा डीप है, उसके ऊपर उसको हम उससे हम समझ सकते हैं कि वो एलिमेंट कितनी मात्रा में है उस स्टार में. अगर बहुत ज्यादा है वो पर्टिकुलर एलिमेंट, तो ये जो लाइन है, ये एब्जॉर्प्शन लाइन बहुत डीप होगा, ये जो खाई है ये बहुत लंबा चलेगा अगर बहुत ज्यादा वो एलिमेंट होता है. और वो अगर एलिमेंट बहुत कम मात्रा में है, तो ये जो डेप्थ है ये बहुत कम डेप्थ होगा, मतलब छोटा सा ऐसे उसका खाई होगा. तो इसी से एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं ये मेजर कर लेते हैं घर बैठे बैठे, यहाँ पे बैठे बैठे, कि तारे को देख के उसके अंदर कितना हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितना है, कार्बन कितना है, कौन सा गैस कितनी मात्रा में है, कौन सा गैस है या नहीं है. ये सारे स्टडीज जो है, ये एब्जॉर्प्शन लाइंस कहाँ पे एब्जॉर्प्शन है, कौन से वेवलेंथ पे और कितना डीप है, इन दोनों चीजों से पता चल जाता है. ठीक है, तो ये था एब्जॉर्प्शन लाइंस और एमिशन लाइंस के थोड़ा सा छोटा सा बैकग्राउंड.
पता है मुझे, आई कैन अंडरस्टैंड कि शायद थोड़ा डिटेल ज्यादा हो गया है, इसीलिए हमने बहुत ज्यादा ग्राउंड कवर नहीं किया। नेक्स्ट वीक भी हम इसको रिवाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आप कुछ लगे एक हफ्ते बाद कि अरे ज्यादा ठीक समझ में नहीं आया, थोड़ा दोबारा रिकैप होता तो अच्छा होता, तो हमको डेफिनेटली बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीक भी इसको थोड़ा रिकैप कर सकते हैं। बट फिलहाल हमारा जो मिनी प्रोजेक्ट आने वाला है एक हफ्ते में, उसमें इतना ही जानना काफी है कि एब्जॉर्प्शन लाइंस क्यों बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर के लेवल चले जाते हैं इसीलिए बनते हैं, और एमिशन लाइंस क्यों बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे आ जाता है, फोटॉन छोड़ देता है इसीलिए बनते हैं। और इस एब्जॉर्प्शन लाइन और एमिशन लाइन को हम स्टडी करें तो क्या क्या एलिमेंट है, कितनी मात्रा में है, वो हमको पता चल सकता है। ठीक है, वही हम आपको करना सिखाएंगे, एक स्पेक्ट्रम आपको देंगे, आपको फिर उसके बाद कैलकुलेट करना होगा कि उस स्पेक्ट्रम से कि कितने मात्रा में कौन कौन से एलिमेंट है, वो हम ऑफ कोर्स पहले से आपको सिखा देंगे कि क्या कैसे करना होता है, कैसे इसको कैलकुलेट कर किया जा सकता है। बट आज के लिए आई थिंक यही था, थोड़ा ज्यादा ओवर टाइम हो गया है, तो मैं ज्यादा वो नहीं एक्सटेंड नहीं करूंगा, बस लास्ट यही पूछूंगा कि आज हमने जो बातें किया उस पे किसी को कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी बता सकते हैं आप। देवेंद्र जी की क्लास में किसी को कुछ बोलना है, या फिर अलका जी की क्लास में किसी को कुछ बोलना है? सर बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। मुझे 2 शब्द कहने हैं बस। I want to say something that I have uploaded some images of celestial bodies in your portal. Please watch and observe them. My little effort and my students' effort also. जी बिल्कुल, थैंक यू देवेंद्र जी, पोर्टल पे अपलोड करने के लिए। हम डेफिनेटली देखेंगे और हमारे वेबसाइट पे हम उसको हाईलाइट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। बाकी जो भी स्कूल्स के हैं, बाकी जो भी टीचर्स हैं अभी इस कॉल पे जो सुन रहे हैं, अगर कोई आप भी अपलोड कीजिए उस पोर्टल में, तो वो सबके लिए देखने का पात्र होंगे। आप जो भी आप फोटोज ले रहे हैं या फिर कैलकुलेशन किए हैं या फिर आपने वो जो पिन होल कैमरा बनाया है, कुछ भी आप कर रहे हैं इस क्लास के दौरान, इस क्लास के साथ रिलेटेड चीजें, तो आप अपलोड कीजिए फोटोज जैसे कि देवेंद्र जी किए हैं। तो थैंक यू देवेंद्र जी वेरी मच फॉर अपलोडिंग योर फोटोज, हम डेफिनेटली चेक करेंगे बहुत जल्दी। और किसी को आज की क्लास में कोई क्लास के ऊपर कोई सवाल है, किसी को कुछ चीज समझ में नहीं आया, कोई चाहता है कि ये हम दोबारा नेक्स्ट हफ्ते अगले हफ्ते दोबारा इसको कवर करें, थोड़ा रिवीजन करें, ऐसा कोई चाहता हो? दोबारा सुनना चाहोगे इस वाले प्रोग्राम को अगर कम समझ में आया हो आपको तो? आ गया सब समझ में? ठीक है, तो मैं पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, ठीक है? Some students are saying that a recap of this program, recap of this training session. डेफिनेटली, थैंक यू देवेंद्र जी। तो हम अगले हफ्ते जब स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा छोटा सा इसका रिकैप करके स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे पता है ये थोड़ा हैवी है, ये थोड़ा ज्यादा डेप्थ में हमको घुसना पड़ा, और स्पेशली अगर क्लास 6, 7 या फिर 8 के अगर बच्चे हैं जिन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा पहले क्लास में, तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट करेंगे तब हम थोड़ा इसका रिकैप करके ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, और कुछ आज किसी को और कुछ कमेंट या क्वेश्चन करना है, या फिर हम यहीं पे खत्म कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत ओवर टाइम जा चुके हैं। नहीं, ओके, नहीं सर। ठीक है, चलिए तो मैं रिकॉर्डिंग